हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आपके चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसका आज हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि मात्र 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक बार रिवाइज करवा दिया जाएगा, क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम बहुत ही बेहतर तरीके से कर चुके हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी, सारी वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए सारे वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए, तो इतना सब कुछ करने के बाद बारी आती है रिवीजन की। रिवीजन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नो डिवीजन विदाउट रिवीजन। ऑलराइट, चलिए, तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतनी सारी चीजें आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, और अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर लीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का ये बेहतरीन सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, पार्ट परिचय देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हम इस चैप्टर में पढ़नी है। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, तो सबसे पहले इस टाइटल का अर्थ समझते हैं। वन्य समाज का मतलब क्या है? वनों में रहने वाला समाज, वनों में रहने वाले लोग, जैसे कि आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और शब्द हमें दिया है उपनिवेशवाद। अब इस उपनिवेशवाद का क्या मतलब होता है? उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब एक शक्तिशाली पावरफुल कंट्री अपने से कमजोर देश पर वहां के संसाधनों को देखकर, वहां अपार संभावनाओं को देखकर क्या करती है? उस पर कब्जा करती है, वहां अपना शासन स्थापित करती है, तो उसे कहा जाता है औपनिवेशिक शासन, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है उपनिवेशवाद। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किसका शासन था? भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया था। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन के रूप में भारत और इंडोनेशिया के एक आइलैंड जावा की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में और जावा में औपनिवेशिक सरकारों ने, यानी कि दूसरे देश जो आए थे हम पर कब्जा करने के लिए, उनने किस तरीके से यहाँ के वनों का विनाश किया था। ठीक है, अब पहला पॉइंट इसका यहीं से उठता है कि आखिर वनों का विनाश क्यों किया गया? वनों का विनाश क्यों किया गया? ठीक है, जो औपनिवेशिक सरकार थी वो यहाँ आई, जंगलों को क्यों काटा इन्होंने? देखो, उस समय यह था कि जब कोई भी दूसरा देश जो है यहाँ पर शासन स्थापित करने आता है, कब्जा करने आता है, तो क्या करता है? यहाँ के संसाधनों का भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहता है और खुद का विकास करना चाहता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार ने ये कहा, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने ये कहा कि ये जो जंगल है वो अनुत्पादक हैं। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, कोई मुनाफा नहीं होता इससे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें जमीन की बेहतरी के लिए जो है जंगलों को काटना होगा। अब जमीन की बेहतरी से उनका क्या मतलब था? जमीन की बेहतरी से उनका ये मतलब था कि यहाँ पर हम ऐसी फसलों को उगाएंगे, जंगल को काट के हम कृषि कार्य करेंगे जिनसे मुनाफा मिले। ठीक है, फिर पटरी पर स्लीपर बिछाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए जंगलों को काटा गया। फिर बागान बनाने के लिए, यानी कि जंगल को काटा जाएगा, जो खाली जमीन होगी उस पर बागान बनाए जाएंगे, व्यापारिक फसलें उगाई जाएंगी और मुनाफा कमाया जाएगा। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट आएगा इसमें व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत।
इन्होंने जंगलों को काटा और व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत करी, और इस व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत से जंगलों के कटने से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, इसको जानेंगे। फिर तीसरा पॉइंट इसका जो आएगा वो है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। वनों के नियमन से अब होता क्या है कि अंग्रेजी सरकार ने ये सोचा कि यहाँ के फॉरेस्ट का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हमें करना है, यानी कि वनों का प्रबंधन करना है। उसके लिए जर्मनी से एक विशेषज्ञ को बुलाया गया जिनका नाम था डायटरेस ब्रेंडिस। क्या नाम था? डायटरेस ब्रेंडिस इनका नाम था। ऑलराइट, इनको बुलाया गया। अब इन्होंने जो है वन अधिनियम पास किया, वन कानून बनाए। उससे क्या हुआ? उससे कई सारे नियमों के तहत वनों का संरक्षण किया जाना था। ठीक है, तो अब जो पहले लोगों को, जो जंगल में रहने वाले समुदाय थे, जंगल में रहने वाले लोग थे जिनका जीवन पूरी तरीके से जंगलों पर डिपेंड करता था, जंगलों पर ही निर्भर था, जैसे कि उनका भोजन, उनका निवास, उनका आर्थिक साधन यानी कि रोजगार का साधन क्या था, सब कुछ जंगल ही था। तो उन लोगों का जीवन तो प्रभावित होगा ही, क्योंकि वन कानून आ चुके थे, जंगलों में अब लोग रह नहीं सकते थे, वहां से अपने रोजगार का साधन नहीं ढूंढ सकते थे, जो वन उत्पाद होते हैं उनको नहीं बेच सकते थे, शिकार नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से कई सारे नियम कानून लाए गए, लेकिन शिकार की आजादी जो है आम जनता को ना होकर ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी हुआ करते थे उनको बाद में जो है उनको आजादी मिल गई। ठीक है, तो यहां पर हम जानेंगे कि शिकार की आजादी किसे थी। फिर नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं देखने को मिलती है वनों के नियमन से। कैसे? कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन से व्यापार, कौन कौन से रोजगार, अंदर हम जानेंगे। ठीक है, फिर अब जब वनों को तेजी से काटा जा रहा था तो जनता क्या शांत रहती? नहीं हुई शांत। ठीक है, तो क्या हुए? वन विद्रोह हुए, यानी कि जो औपनिवेशिक सरकार ने वनों के लिए कानून बनाए थे उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ, वन विद्रोह हुए। तो इसमें हम जानेंगे खास तौर से बस्तर के लोगों के बारे में कि बस्तर के लोगों ने किस तरीके से विद्रोह किया। अब बस्तर कहाँ है? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? बस्तर कहाँ है? बस्तर के जंगल कहाँ है? बस्तर नाम की जगह कहाँ है? तो बस्तर नाम की जगह है भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में। ऑलराइट, फिर इसके बाद हम लोगों के भय के बारे में जानेंगे कि लोग कैसे डर गए थे। फिर मैंने आपसे बोला था कि भारत और जावा के जंगलों के बारे में हमें बात करनी है। जावा क्या है? जावा इंडोनेशिया, जो एक एशियाई कंट्री है इंडोनेशिया, उसका एक आइलैंड है, एक द्वीप है। ठीक है, तो जावा के जंगलों में किस तरीके से औपनिवेशिक सरकारों ने बदलाव करे। जिस प्रकार से भारत में शासन था अंग्रेजों का, वैसे ही जावा पर शासन किया था डच ने। ठीक है, डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जिसे हम अभी प्रेजेंट में नीदरलैंड कहते हैं। ठीक है, तो जावा के लकड़हारों के बारे में जानेंगे, चूंकि वहां पर डचों ने शासन किया था। तो डच वैज्ञानिक वानिकी के बारे में जानेंगे। फिर जावा में किस तरीके से युद्ध और वन विनाश की स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसको जानेंगे। फिर वानिकी में क्या क्या नए बदलाव किए गए, इसको भी जानेंगे। ऑलराइट, चलिए। ठीक है, तो अब औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर के बारे में तो सभी ने सुना होगा। जब तेजी से इंडस्ट्रियल एरा आ चुका था, औद्योगिकीकरण का युग आ चुका था, तो उस समय तेजी से उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, मशीनें लगाई जा रही थी, कारखाने लगाए जा रहे थे। वो दौर था सन 1700 से 1995 के बीच का। तो औद्योगिकीकरण के दौर में अब सुनना ध्यान से, कहानी कैसे शुरू होती है और क्यों वनों का विनाश वास्तव में उस दौर में किया जा रहा था। तो औद्योगिकीकरण के दौर में यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में सन 1700 से 1995 के बीच, अब देखना भाई, आंकड़ा देखना, ये 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों, ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया था। क्या बात कही गई है? 1700 से 1995 के बीच में 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिया गया था, यानी कि पूरी दुनिया का 9.3% भाग में जितने भी जंगल थे वो काट दिए गए थे। और वो जमीन, वो जगह किसके लिए उपयोग में लाई जा रही थी?
इस पर ध्यान देना कि वनों का विनाश क्यों हो रहा था, आखिर जंगलों को काट के जमीन किस उपयोग में लाई जा रही थी, तो वो है औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया था। ऑलराइट, क्लियर है बात। अब देखना कहानी आगे की। देखें, अब वनों का विनाश क्यों, वाई डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो वनों के लुप्त होने को सामान्यतया वन विनाश कहते हैं, ठीक है। लुप्त होना यानी कि वनों का कम होना, वनों का खत्म होते जाना, धीरे धीरे कट कट के खत्म होते जाना ही क्या कहलाता है, वनों का लुप्त होना या वनों का विनाश कहना। और वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। अब ये बात यहाँ पर क्यों कही गई है, वन विनाश कोई नई समस्या नहीं, क्योंकि हम वर्तमान दौर में जी रहे हैं तो हमें वर्तमान की बातें पता चलती हैं। कई सारे आंदोलन चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, सन 1973-74 के आसपास उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर जो है जंगलों को काटा जाना था, तो वहां के लोग पेड़ों से चिपक गए थे और इसी कारण से उसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पेड़ों से इसलिए चिपक गए थे क्योंकि वो पेड़ों को कटने नहीं देना चाहते थे। अब कई सारे व्यक्ति जब पेड़ों से चिपक जाएंगे तो भाई लोगों की जान तो नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पेड़ों को बचाया गया। तो अभी वर्तमान में भी हम देखें तो कई सारे आंदोलन जो है वनों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये वर्तमान की ही समस्या नहीं है, ये पुरानी समस्या है, क्योंकि सन 1700 से 1995 के बीच में 139 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले जंगलों को काट दिया गया था, ठीक है। ये समस्या बहुत पुरानी है। अब जैसे हम आज की बात करें तो कहीं भी आप देखें, पूरी दुनिया में हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कितनी तेजी से बढ़ गई है, ठीक है। ये बढ़ावा दिया जाता है कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। कई तरीके के वृक्षारोपण के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अंकुर अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो क्यों चलाए जा रहे हैं अभियान, क्योंकि वन जो है, जंगल जो है, पेड़ जो है तेजी से कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं, वनों का विनाश क्यों हो रहा है, बस वही बात हमें जाननी है, ठीक है। तो पेड़ों को बड़े पैमाने पर क्यों काटा गया, तो सबसे बड़ी समस्या है भाई, मैं हर बार आपको बताती हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन का दिन ब दिन बढ़ते ही जाना। जी हाँ, अब जनसंख्या वृद्धि कैसे पूरी दुनिया की समस्या हो सकती है। अब देखो, सीधा सा लॉजिक है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या को रहने के लिए जगह चाहिए। जगह कैसे मिल पाएगी, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको आप काटोगे, वहां घर बनाओगे, सीधी सी बात है। आज जो है आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, मल्टी होती है। क्यों, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे 20-25 मंजिल मकान होते हैं। मकान क्यों ही बोले उनको, वो एक मल्टी ही होती है जिसमें अलग अलग फ्लोर पर 4-4, 5 पर फ्लैट बने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जमीन में रहने की जगह ही नहीं है भैया इतनी, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिल्डिंग जो है खींच दी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्या व्यक्ति उन फ्लैट्स में खुली हवा में सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा, बस उनमें 4 कमरों में लोग घुसे हुए हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये किसका परिणाम है, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, रहने की जगह की बात हो गई। दूसरी बात, अब व्यक्ति क्या सिर्फ रह के ही अपना जीवन काट लेगा, नहीं, सबसे बड़ी जरूरत है उसकी खाना। वो खाएगा क्या, खाना के लिए खेती का क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए, कृषि क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या चाहिए भाई, उसके लिए खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए जमीन चाहिए, जंगलों को काटा जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि से खाद्य और औद्योगिक उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। जो भी उद्योग लगाए जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, जैसे कि हम खाने की बात कर लें, क्लियर हो रही बात, आपके घर में आटा आता है, कहां से आ रहा है, गेहूं कहां से पिस के आ रहा है, समझ में आ रही है बात। कई सारी चीजें ऐसी हैं कि आपके लिए जो है उद्योगों से प्राप्त हो रही हैं। कच्चा माल तो खेती के क्षेत्र से प्राप्त हो जाएगा, आपको कृषि क्षेत्र से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा। गन्ना तो खेतों में लगा है, लेकिन शक्कर कहाँ बनेगी, शक्कर तो किसी उद्योग में, कारखाने में बनेगी। कारखाना लगाने के लिए जमीन तो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अब जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी खाने की या दूसरी चीजों की, उतनी ज्यादा क्या बढ़ रही है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, सीधा सा मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो जगह तो चाहिए हर चीज के लिए, ठीक है। फिर यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार भी बड़ा कारण था वनों के विनाश में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो है हर जगह अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करना चाह रही थी और किया भी था, और उन्होंने बड़े तौर पर जंगलों का दोहन किया था,
ठीक। फिर 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करें तो इस दौरान बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के बड़े प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब पहला कारण था कि जमीन की बेहतरी के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती थी, वनों का विनाश करना चाहती थी। ठीक है, तो पहला कारण क्या बनता है इसका, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों, जो व्यावसायिक फसलें होती हैं जिनको बाजार में जाके बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो ऐसी फसलें जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहन दिया और प्रोत्साहित किया इन फसलों को कि ज्यादा से ज्यादा जो है ये फसलें उगाई जाएं। और 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए, अब यूरोप में 19वीं सदी के दौर में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब आबादी बढ़ रही है तो उसका पेट तो भरना पड़ेगा, तो पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। अब कच्चा माल कहां से भेजा जा रहा है, कच्चा माल प्राप्त होगा आपको कृषि क्षेत्र से, और वो कच्चा माल भारत से भेजा जाता था, सारी चीजें रॉ मटेरियल भारत से भेजा जाता था और भारत के जंगल काटे जाते थे, भारत में कृषि क्षेत्रफल बढ़ाया जाता था। ठीक है, तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो इन फसलों का उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इन फसलों की मांग भी बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो जमीन की बेहतरी को एक इस तरीके से देखते थे, जमीन की बेहतरी से इनका यह मतलब था कि ये जो जंगल है, ये जो पेड़ हैं, ठीक है, किसी का पेट नहीं भरते हैं, इनसे कोई उत्पादक चीजें हमें ऐसी प्राप्त नहीं होती हैं जो हर एक व्यक्ति का हर दिन पेट भर सके और हम इनसे मुनाफा कमा सकें। तो जंगलों को काटो और वहां पर क्या उगाओ, खेती करो, फसलें उगाओ। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर इसके बाद हम देखें दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। यही बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो है जंगलों को अनुत्पादक समझते थे कि कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, किसी राजस्व की प्राप्ति हमें इन जंगलों से नहीं होती है। ठीक है, तो उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान यानी कि जंगल, इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। और यही वजह थी कि 1800 से 1920 के बीच, अब ध्यान से सुनना, ये आंकड़ा ध्यान से सुनना, 1880 से 1920 के बीच का समय कितना होता है, 40 साल का। तो 40 साल के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई, यानी कि इतना क्षेत्रफल काटा गया। क्लियर। तो एक बात यह हो गई। अब किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब है उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। ठीक है, और जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप भी खाली था। ठीक है, तो वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके भी वहां पर देखे। तो वहां जाकर भी इन्होंने क्या किया, वन विनाश का काम किया। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक समुदाय है, ठीक है, उस समुदाय का नाम है, उस कम्युनिटी का नाम है नगारिंदजेरियो। क्या नाम है, नगारिंदजेरियो। उनकी अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगुरनदेरी के प्रतीकात्मक शरीर के जैसे थी। जैसे ही यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रेलिया भी पहुंची, वहां जाके इन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक समुदाय है नगारिंदजेरियो, उनकी जमीन की आकृति जो नगारिंदजेरियो के पूर्वज होते थे, इनके एंसेस्टर होते थे नगुरनदेरी, उनके प्रतीकात्मक शरीर के ऐसी थी। और वो जो जमीन इन्होंने देखी थी, वो जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में बटी हुई थी, जैसे खारे पानी, झील, झाड़ियां, रेगिस्तानी मैदान, नदी तटीय मैदान, इन सबको अपने में समेटी थी। 5 अलग अलग भागों में विभाजित थी, जिसमें खारे पानी का अलग क्षेत्र था, झीलों का अलग क्षेत्र था, झाड़ी, रेगिस्तान मैदान, नदी तटीय मैदान, ये सब थे। ठीक है, तो जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करते थे। ठीक है, खारे पानी के क्षेत्र से नमक बनाया जा सकता है, झीलों से भी हमें बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। ठीक है, झाड़ी, रेगिस्तानी मैदान, नदी तटीय मैदान, यानी कि हर एक क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वहां पर भी देखा गया था। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है यहाँ पर पटरी पर स्लीपर।
पटरी पर स्लीपर बनाने के लिए वनों को काटा गया। अब आप कहेंगे पटरी पर स्लीपर कैसे बनते थे? ठीक है, तो जो रेल की पटरी होती थी उनको आपस में जोड़ने के लिए, उनका बैलेंस बनाए रखने के लिए उनमें लकड़ी के स्लीपर्स बना के बिछाए जाते थे ताकि पटरियों का बैलेंस बना रहे, उनका संतुलन बना रहे। ठीक है, तो अब जब 1850 के दशक की हम बात करते हैं तो 1850 के दशक में तेजी से रेलवे का विस्तार हो रहा था। खास तौर से हम भारत की बात करें तो भारत में 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। ये बात तो आप सभी को पता होगी। ठीक है, तो अब क्या सिर्फ भारत में विकास हो रहा था ट्रेन का? नहीं, दूसरे देश में, यानी कि जो औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनके देश में तो ट्रेनें चल ही रही थी। अब सुनना, अब कहानी कहां से चालू होती है? कहानी चालू होती है 19वीं सदी की शुरुआत से। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत यानी कि ओक, ये एक वृक्ष का नाम है। ठीक है, तो इस वृक्ष के जंगल हुआ करते थे कहां? इंग्लैंड में। वो 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में खत्म होने लगे। ठीक है, तो अब जब उनके जंगल खत्म होने लगे तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो ब्रिटिश सरकार की शाही नौसेना थी, ठीक है, उसके लिए लकड़ी की आपूर्ति की मुश्किल आ खड़ी हुई। ठीक है, तो 1820 के दशक में खोजी दस्ते कहां भेजे गए? हिंदुस्तान भेजे गए कि भाई जाओ, क्या हिंदुस्तान में हमें लकड़ी की संभावनाएं मिलेंगी? हिंदुस्तान में क्या जंगल है? तो वहां का जब 1820 के दशक में जब इंग्लैंड का खोजी दस्ता भारत आया तो उन्होंने देखा यहाँ तो भैया अपार ये जंगलों का भंडार है, वन संपदा है। ठीक है, तो हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए जो खोजी दस्ता आया तो उन्हें भाई यहाँ पर सफलता भी हासिल हुई। और एक दशक के भीतर, यानी कि 10 साल के भीतर, एक दशक यानी कि एक डिकेड जो होता है 10 साल का, तो 10 साल के ही भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। कहां? इंग्लैंड की तरफ। क्यों? उनकी शाही नौसेना की लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब शाही नौसेना के लिए लकड़ी की जरूरत क्या पड़ी? आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। तो जो वहां की शाही नौसेना है, नौसेना यानी कि जल सेना, कहां रहेगी? बड़े बड़े जहाजों में रहेगी। जहाज कैसे बनेंगे? लकड़ी से बनेंगे। अब बलूत नाम के पेड़ जो है कम हो गए हैं, उसके जंगल खत्म होने लगे हैं इंग्लैंड में, तो भारत से लकड़ी भेजी जाएगी, वहां पर जाके जहाज बनेंगे और शाही नौसेना की जरूरतें पूरी करी जाएंगी। ठीक है, फिर रेल लाइन, रेल लाइन के लिए भी लकड़ी की जरूरत है। तो 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। कैसी मांग? तो शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए जो है रेल लाइनें बहुत ज्यादा अनिवार्य थी। अब जो उनकी शाही नौसेना यहां से वहां आएगी जाएगी, यानी कि भारत में जो उनकी सेना रह रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी आवश्यकता है? रेलवे की आवश्यकता है। और औपनिवेशिक व्यापार के लिए, औपनिवेशिक व्यापार यानी कि ब्रिटिश सरकार यहां पर जो व्यापार कर रही थी, तो सामान को, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, आसानी से, सुरक्षित और जल्दी पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? रेलवे की आवश्यकता थी। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। फिर इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर, जी हाँ, पहले जो इंजन हुआ करते थे वो चलते थे स्टीम से, भाप से, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती थी? लकड़ी की आवश्यकता होती थी। लकड़ी से कोयला बनता था, कोयले से जो है पूरी आपूर्ति करी जाती थी। तो इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर, और दूसरा, एक तो ये हो गया रेलवे में ईंधन के तौर पर, और दूसरा पटरियों को जोड़े रखने के लिए कि वो पटरियां आपस में जुड़ी रहें, उनका बैलेंस बना रहे, उसके लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत होती थी। अब आप देखना कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपर बिछाए जाते थे। ठीक है, तो 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। कितनी? 1760 से 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता पड़ती थी। अब आप सोचो कि 1 मील के लिए भी कितने ज्यादा पेड़ जो है काटे जा सकते हैं। ठीक, तो भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला था और 1890 तक, अब आप देखना, 1860 से यानी कि 1853 की अगर हम बात करें, पहली ट्रेन चलाई गई थी और 1890 तक लगभग 25,000 किलोमीटर, कितनी? 25,000 किलोमीटर लंबी लाइन है, रेलवे लाइन है, भारत में उस दौर में बिछाई जा चुकी थी। और 1946 में
1946 में लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। कितनी? 1946 में लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी और रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। जैसे जैसे रेल लाइनों का विस्तार होता गया वैसे वैसे पेड़ कटते गए। ठीक, और अकेले हम सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, सिर्फ एक क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 1850 के दशक में प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष सिर्फ एक प्रेसिडेंसी में, सिर्फ एक क्षेत्र में 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए एक साल में। 35,000 पेड़, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑलराइट, ठीक है, तो किस तरीके से रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए पटरी पर जो स्लीपर्स बिछाए जाते थे और उनसे कई लाखों की संख्या में पेड़ों को काटा गया था। तीसरा रीजन था पेड़ों को काटने का बागान, ठीक है, प्लांटेशन। अब यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग बढ़ रही थी, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है यूरोप में। संकट किस पर है? भारत पर है। डिमांड यूरोप की है, सप्लाई कौन करेगा? भारत करेगा। नुकसान किसका होगा? भारत का होगा, ठीक है। तो यूरोप में चाय, कॉफी, रबड़ की डिमांड बहुत बढ़ रही थी, तो इनके लिए इन वस्तु के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। अब बागान लगाने हैं, जमीन की जरूरत पड़ेगी तो जंगलों को काटा जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े बड़े चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाए गए। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर, पहले क्या किया, भारत के जंगलों पर इन्होंने कब्जा किया और भारत के जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके बहुत बड़े बड़े हिस्सों को बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही सस्ती दरों पर किनके हाथ में सौंप दिया? जो यूरोप के बागान मालिक थे। यूरोपीय लोगों को यहाँ बुलाया, उन्होंने बागानों का मालिक बनाया और उन्हें सौंप दिया कि अब आप जानो, आपको इनको संभालना है, कैसे इनमें काम करना है और मजदूरों से किस तरीके से यहाँ पर काम करवाना है। और मजदूर किसको बनाया जाता था? हमारे यहाँ की जमीन को काटा, वहां बनाया बागान, खुद कब्जे में लिया, यूरोप के लोगों को मालिक बनाया और यहाँ के लोगों को मजदूर बना के, गुलाम बना के उन बागानों में काम कराया। ये थी इनकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। फिर इन इलाकों की बाड़ाबंदी कर दी गई, यानी कि जो इलाके बागान के रूप में बनाए गए थे उनको चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया। उनमें जो है चारों तरफ से एक तरीके से कहा जाए तो मेड़ बना दी या बाड़ें बना दी ताकि उनके अंदर बाहर कोई घुस ना पाए, ठीक है। और इनकी बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफी की जो है खेती की जाने लगी बड़े तौर पर, ठीक है। चलिए, अब शुरुआत होती है व्यावसायिक वानिकी की। किस तरीके से होती है? तो देखें, अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक खुद जंगल काट रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लाखों पेड़ों को काट दिया है, उसका कोई मलाल नहीं, उससे कुछ नहीं। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, भारत के लोग हैं, और खासतौर से वो लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, उनका पूरा जीवन जंगलों पर डिपेंड करता है। उनका खाना, सोना, निवास स्थान, रोजगार का साधन, सब कुछ जंगलों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो स्थानीय लोग हैं वो जंगलों का उपयोग ना कर पाए, अंग्रेजी सरकार कर रही है, ठीक है, पूरा उपयोग कर रही है, पूरा शोषण कर रही है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने कुछ कानून बनाए थे कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं जंगलों का उपयोग ना कर पाए। कैसे? तो देखें, इसके लिए उन्होंने बुलाया जर्मनी से एक विशेषज्ञ को जिसका नाम था डाइटरिच ब्रेंडिस। क्या नाम था? डाइटरिच ब्रेंडिस। तो इसके लिए उन्होंने डाइटरिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिर्देशक नियुक्त किया गया। ये सवाल आता है भाई, याद कर लो कि भारत का पहला
वन महानिर्देशक औपनिवेशिक सरकार के दौर में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इनका नाम है जर्मन विशेषज्ञ डायट्रिच ब्रेंडिस। ये है इनका नाम। कहां के थे? ये जर्मनी के थे। और ये कौन थे? देश के पहले वन महानिर्देशक थे। याद कर लेना भाई, अक्सर ये सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अब देखना ब्रेंडिस साहब क्या कहते हैं। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना, ठीक है, और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। ठीक है, लोगों को संरक्षण विज्ञान में ट्रेनिंग देनी होगी और जंगल के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम विकसित करना होगा। तो जब हमें ये सब काम करने हैं, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? कानून की जरूरत पड़ेगी, कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना कानून के तो कोई पाबंदी आप लगा नहीं सकते। अगर आप पाबंदी लगा रहे हो और उस पाबंदी का कोई उल्लंघन करता है तो आप सजा भी दे रहे हो। ठीक है, तो सजा कैसे दोगे आप? पाबंदी कैसे लगाओगे? कानून नियम कैसे बनेगा? कोई कानूनी मंजूरी के दम पर ही बनेगा। ठीक है, तो अब देखना पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही। अब ये क्या कहते हैं ब्रेंडिस? इन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना होगा। किन के लिए? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए। ठीक है, वो पेड़ों को नहीं काट सकते। और दूसरा, जो यहाँ के पशु हैं, जो पशुपालक है, वो अपने पेड़ों को चराने के लिए जंगल में नहीं ला सकते। तो पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। तभी जंगलों से जो है लकड़ी का उत्पादन किया जा सकेगा। लकड़ी का उत्पादन किसके लिए? खुद के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद के देशों में भेजने के लिए। ठीक है, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा, जो इस सिस्टम की अवमानना करेगा, यानी कि सिस्टम को, हमारे नियमों को नहीं मानेगा और वो पेड़ों को काटेगा या पशु चराई करेगा, तो उसको क्या करना होगा? उसको सजा का भागी बनना होगा, यानी कि उसको दंडित किया जाएगा। तो अब इन सब काम करने के लिए ब्रेंडिस ने क्या किया? इन सब कामों को करने के लिए ब्रेंडिस ने 1864 में, याद रखना भाई, कब? 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना करी। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना करी। और 1865 में, कब? 1865 में भारतीय वन अधिनियम को बनाया, या भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि डायट्रिच ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना करी और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया। ठीक है, याद रही ये दोनों बातें। 1864 वन सेवा, 1865 वन अधिनियम, कहां? भारत में ही बनाए गए थे। ठीक, चलिए अब देखो, अब 1906 में क्या किया गया, 1906 में क्या किया गया, इसको भी याद रखना है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई 1906 में। कहां पर है ये इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है देहरादून में। देहरादून कहां पर है भाई? देहरादून है उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, अब देखना, अब इस इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या एजुकेशन दी जाती थी, क्या शिक्षा दी जाती थी, ये भी पूछा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। एक तो ये तो पूछा ही जाएगा और ये भी पूछा जाता है कि हाँ, जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था, यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। क्या कहा गया? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था, वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था। अब यहां से सवाल कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जाएगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किस विषय की शिक्षा दी जाती थी, तो आप बता देंगे वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ऑलराइट, चलिए, तो वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले, यानी कि अलग अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे कहा जाता है बागान। अब देखो, वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर इन्होंने क्या किया?
वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर विविध प्रजाति वाले यानी कि अलग अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को, कई सारे प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और उनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़, एक ही प्रकार के पेड़ लगा दिए जिसे बागान कहा गया। जंगलों को काटा गया और बहुत बड़े एरिया में सीधी पंक्ति में एक प्रकार के पेड़ यानी कि अलग अलग प्रजाति के पेड़ों को काट दो और एक प्रजाति के पेड़ों को लगा दो। जैसे कि मान लो ये है बागान, अब इस बागान में ये क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे सीधी रेखाएं बनाएंगी और इन सीधी रेखाओं में एक ही प्रजाति के, एक ही किस्म के पौधे लगा दिए गए। जैसे कि मान लो चाय के, कॉफी के, रबड़ के, किसी भी चीज के जो है बागान लगा दिए गए। क्लियर? कुछ इस तरीके का काम किया गया और इसे नाम दिया गया वैज्ञानिक वानिकी। पेड़ों को काटो, अलग अलग प्रजाति के पेड़ों को काटो और वहां पे लगा दो बागान। ठीक है, अब वन अधिनियम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वन अधिनियम जो कि कब बनाया गया था? 1865 में बनाया गया था। आगे जाके उसमें कुछ हुआ संशोधन, अमेंडमेंट हुआ उसमें। ठीक है, तो 1878 में पहला संशोधन होता है। जो भारतीय वन अधिनियम 1865 में बना था उसमें संशोधन या अमेंडमेंट कब होता है? 1878 में पहला अमेंडमेंट होता है। अब आप कहेंगे कि अमेंडमेंट या संशोधन क्या होता है? तो जब कोई भी कानून बनाया जाता है और अगर आगे जाके किसी सिचुएशन की वजह से, परिस्थितिवश उसमें कोई चेंजेस करना होता है, कोई परिवर्तन करना होता है, कोई सुधार करना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संशोधन या अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी? आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। तो 1878 में जो वन अधिनियम बना था उसमें जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणी कौन कौन सी थी? आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वन। याद रखना है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये पूछी जाएगी कि जंगलों को 3 श्रेणियों में कब बांटा गया? 1878 के अधिनियम के तहत। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वन। अब देखना, ठीक है, अब देखना आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वनों में जो बांटा था उनमें क्या क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, किस आधार पर बांटा था, कैसे नियम कायदे कानून थे इसमें। तो सबसे अच्छे जंगल जो होते थे, सबसे अच्छे जंगलों को कहा जाता था आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट। इनको सबसे ऊपर की कैटेगरी पर रखा जाता था। ठीक है, और अब इन आरक्षित वनों के या रिजर्व फॉरेस्ट के क्या नियम थे? इन रिजर्व फॉरेस्ट के क्या नियम थे, क्या कानून थे? तो गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। गांव वालों को कोई भी चीज, एक पत्ती लेने की भी मनाही थी कि आप इन जंगलों से कुछ ले पाओ। वे अपने घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे, आरक्षित वनों से कुछ भी नहीं ले सकते थे। जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी के वन थे, सुरक्षित और ग्रामीण वन, उनसे ही ग्रामीण लोग अपने घर बनाने के लिए और ईंधन के लिए जो है क्या ले सकते थे? लकड़ी ले सकते थे। ठीक है, बाकी आरक्षित वनों में कोई भी कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते थे, ना अपने पशुओं को वहां चरा सकते थे, ना वहां से लकड़ी ले सकते थे, कोई भी उत्पाद वहां से वो यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? जब ये नए नए कानून बनाए गए, वनों को काटा जाने लगा, लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए, स्थानीय लोगों पर यानी कि लोकल कम्युनिटी पर प्रतिबंध लगाए गए, तो उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ा? यानी कि इन सब कानूनों के चलते, वन कानूनों के चलते लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होता है, ये बात हम जानेंगे। तो जल्दी से एक बार चेक करके आप सभी बता दीजिए कि बराबर से लाइक और शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं हुआ है तो फटाफट पहली फुर्सत में आपको ये काम कर देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी आए हैं, नए नए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से, तेजी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि हम सारी चीजें आपको फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो हम क्या जान रहे थे कि इन सब कानूनों के चलते लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होता है। तो देखें, ग्रामीण व्यक्ति अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे।
अब जरूरतें अलग अलग हैं तो काफी सारी प्रजाति रहेंगी तो अलग अलग जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, खासतौर से डाइट्रस ब्रेंडिस ने क्या क्या किया था, उन्होंने व्यावसायिक वानिकी को बढ़ावा दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं इनको काट दो और सिर्फ एक प्रजाति के एक किस्म के पेड़ों को लगाओ, बहुत बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े बागान बनाओ, उनमें सीधी रेखा में एक प्रजाति के पौधों को लगाओ। अब जो अलग अलग प्रजाति के पेड़ थे जिनसे अलग अलग जरूरतों की पूर्ति होती थी, जैसे ईंधन, चारा, पत्ता, सब अलग अलग पेड़ों का यूज होता था। तो आदि वहां के ग्रामीण लोग क्या चाहते थे कि वनों में अलग अलग प्रजाति के पेड़ उपलब्ध हों, उन सब पेड़ों का मेल हो। ठीक है, जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। या तो उन्हें बागान बनाने हैं, बागान के जरिए पैसा कमाना है, या तो उनको क्या करना है, या तो उनको जहाजों और रेलवे के लिए लकड़ी की जरूरत है, मजबूत लकड़ी, इमारती लकड़ी की जरूरत है, और ऐसी लकड़ियां जो सख्त हो, लंबी हो और सीधी हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, साल और सागौन के पेड़ों को लगाना चालू कर दिया। तो इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गईं। सीधी सी बात है, अंग्रेजों को जिन पेड़ों की जरूरत है, जिस फसल की जरूरत है वो लगाई जाएगी, बाकी की फसलें बेकार हैं क्योंकि वो ग्रामीणों के उपयोग में आ रही है, इनके उपयोग में आ नहीं रही हैं, इनको प्रॉफिट हो नहीं रहा है। समझ में आई बात? चलिए, अब क्या है, ग्रामीणों के लिए वन संसाधनों का उपयोग कैसे होता है देखते हैं। तो वन्य इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। उनका पूरा जीवन, पूरी लाइफ वनों पर ही गुजरती है, वनों पर ही डिपेंड रहती है, खाने, सोने, पीने, उठने बैठने, निवास स्थान, रोजगार, सब कुछ। ठीक है, तो वन्य इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का अलग अलग जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फल और कंद जो होते हैं वो अत्यंत पोषक खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग खाने में हो जाता है, विशेषकर कब, यानी कि फल और कंदमूल कब काम में आते हैं खाने के, तब जब मानसून के दौरान फसल कटकर घर ना आई हो। अब मानसून का समय कब से कब तक का होता है, जुलाई से अक्टूबर तक का होता है लगभग, क्योंकि जुलाई से अक्टूबर के दौरान ही फसल तैयार होती है। ठीक है, तो फसल कब आएगी उनके घर में, अक्टूबर नवंबर तक आएगी। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय जो है, उस दौरान वो क्या खाएंगे, फल खाएंगे, कंदमूल खाएंगे। कहां से प्राप्त होंगे, जंगलों से प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर दवाओं के लिए जड़ी बूटी कहां से मिलेगी, जंगलों से ही मिलेगी। तो दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं। अब देखना, अलग अलग वन उत्पाद का आपको उपयोग समझाया जा रहा है कि कैसे ग्रामीण लोग वनों पर निर्भर थे और अपनी हर एक जरूरत को, अलग अलग जरूरतों को वनों से ही पूरा करते थे। ठीक है, तो लकड़ी का प्रयोग किस लिए किया जाता था, हल और खेती के औजार बनाने के लिए। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती थी और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है, बांस का उपयोग। यानी कि हर एक पौधे का अपना महत्व होता है, जिनसे हर एक चीज की, हर अलग अलग चीज की आपूर्ति करी जा सकती है। ठीक है, फिर देखना और किस किस तरीके से हर एक चीज का उपयोग हो रहा है। अब कुम्हड़ा तो सभी जानते होंगे, कद्दू। ठीक है, अब जब वो सूख जाता है तो एक खोल टाइप का रहता है, अंदर से एकदम सूख गया है, तो उसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में, पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कुम्हड़े की खोल में जो सूख चुका है उसमें पानी भर लो। ठीक है, जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। अब जैसे आपने पत्तल तो देखी होंगी, सुनी होंगी, जो पत्तों को आपस में जोड़ के सिल्के बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ और फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। इनमें आप खाना खाओ और उनको फेंक दो, यानी कि यूज एंड थ्रो वाली बात हो जाती है। लेकिन अब क्या चल गए, अब तो डिस्पोजल चल गए हैं, प्लास्टिक के बर्तन, एक तरीके से हम उन्हें कह सकते हैं कि हर चीज में प्लास्टिक शामिल हो गया है, जिसे हम डिस्पोजल कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो,
वो सीधा आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और वो करेगा आपको नुकसान। लेकिन अगर आप पत्तल होती है या दोने जो होते जो पत्तों से बने होते हैं उनमें खाना खाते हो तो क्या है, कोई नुकसान नहीं है आपको, इवन खाना दुगना टेस्टी हो जाता है, ऑटोमेटिकली टेस्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर एक वृक्ष है सियादी, ठीक है, उसकी लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। ठीक, फिर एक वृक्ष होता है सेमूर, जिसे सूती रेशम भी कहा जाता है। तो सेमूर वृक्ष की छाल जो होती है, उसके पेड़ की जो छाल होती है वो कैसी होती है, वो कांटेदार होती है। तो उस कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं, सब्जी और फलों को छील के काम आ सकती है उस वृक्ष की छाल। फिर महुआ का पेड़ तो आपने सुना ही होगा। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि ईंधन के रूप में तेल की प्राप्ति महुए के पेड़ से हो सकती है। तो ग्रामीणों का जीवन कुछ इस तरीके से जंगलों पर निर्भर था और उनकी डेली लाइफ की हर छोटी से बड़ी चीज की आपूर्ति कहां से होती थी, जंगलों से होती थी। लेकिन अब जंगलों में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जंगली उत्पादों को, वनों के उत्पादों को प्रयोग करने से मना कर दिया गया है। तो क्या लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पूरा जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि हर एक चीज के लिए वो किस पर निर्भर है, जंगलों पर ही निर्भर है। ठीक है, तो इन वन कानूनों के चलते, वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। ठीक है, और इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। जो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा थी, जो गतिविधियां, जो काम, उन पर पाबंदी लगा दी और वो चीज क्या बन गई, गैर कानूनी। अब वो कहां रहें, कहां खाएं, क्या रोजगार उनका रहेगा? ठीक है, वो कैसे जिएंगे, जिंदा कैसे रहेंगे वो? ठीक है, अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब जब इंसान के पास कुछ नहीं होगा, वो क्या करेगा, चोरी करेगा। तो उनके पास भी जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और अगर वो लकड़ी चुराते टाइम पकड़े गए, ठीक है, तो उस स्थिति में वे ना रक्षकों की दया पर होते। रक्षक कौन है यहाँ पर, जो वनों की सुरक्षा कर रहे हैं, वो रक्षक फिर वन रक्षक उनकी दया नहीं करते थे और उनसे घूस भी ऐंठते थे, रिश्वत भी ऐंठ लेते थे और उनको सजा भी दिलवाते थे कि ये लोग चोरी कर रहे थे। हर तरफ से ब्रिटिश सरकार मुनाफा कमा रही थी, भारतीय जनता का शोषण कर रही थी। क्लियर हुई बात? तो ये बात समझ में आई कि भारतीयों का जीवन कैसे प्रभावित हो रहा था इन सब वन अधिनियमों के चलते। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए कि बराबर से लाइक शेयर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो फटाफट से पहली फुर्सत में ये काम आपको कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑलराइट, चलिए अब बात है कि वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित होती है। तो देखें, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई देता है। यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रभाव किस पर दिखाई देता है? झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई देता है। अब ये झूम या घुमंतू खेती क्या होती है? तो इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। एक नाम और है इसका, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अब इस शब्द को समझना, इस शब्द को आपने समझ लिया, यानी कि एक कृषि पद्धति आपको समझ में आ गई। झूम या घुमंतू या स्थानांतरित, यानी कि एक जगह को घूम के दूसरी जगह खेती करना। ठीक है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करना, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना। शब्द से ही समझ में आ रहा है, स्थानांतरित या झूम या घुमंतू। ठीक है, तो अब जो यूरोपीय सरकार थी उसका असर झूम खेती पर सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है। कैसे? अब देखो भाई, ध्यान से सुनना। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है, परंपरागत कृषि का तरीका है, खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। क्लियर? अब इसके कई स्थानीय नाम हैं। स्थानीय नाम से क्या मतलब है? यानी कि अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में इसको क्या कहा जाता है? लादिंग कहा जाता है या लदांग कहा जाता है। मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है।
अफ्रीका में चितमेन या तावी कहा जाता है और श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। अब जो है ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से सीधा सवाल बन सकता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में लदांग या लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी और श्रीलंका में चेना। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना ही है। खेती को, झूम खेती को अलग अलग जगह किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक, चलिए तो अब हिंदुस्तान की बात करें। हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में झूम खेती को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदाद और कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नामों से जाना जाता है, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। अब इस खेती की प्रक्रिया कैसी होती है, झूम खेती कैसे करी जाती है और आखिर क्यों औपनिवेशिक सरकार ने, यूरोपीय उपनिवेशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो सुनिएगा ध्यान से, घुमंतू खेती की प्रक्रिया। तो घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। घुमंतू कृषि के तहत क्या किया जाता है, जंगल के जो कुछ भाग हैं उनको बारी बारी से काटा जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, तो कैसे, बहुत बड़ा जंगल है, उसके थोड़े से पार्ट को क्या कर दिया, काट दिया और जला दिया। ठीक है, उसको जला दिया, उससे क्या बन गई, राख बन गई। तो जैसे ही मानसून की पहली बारिश होगी तो उस राख में बीज बो दिए जाते हैं। ठीक है, और बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल जो है काट ली जाती है, क्योंकि 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। और इन खेतों पर 2 साल तक खेती करने के बाद, 2-1 साल ही खेती करी जाती है उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र जंगल का काट के जलाया गया है, बहुत लंबे समय तक नहीं करी जाती। और 2 साल बाद जो है दूसरी जगह पहुंचते हैं, वो जंगल के दूसरे पार्ट को जलाते हैं, उसमें बीज बोते हैं, वहां खेती करते हैं। 2 साल वहां खेती करी, फिर आगे पहुंचे, वहां के जंगल को काटा, जलाया, खेती करी। ठीक है, बात आ रही समझ में। और जहां एक बार खेती इन्होंने कर ली, वो जमीन वो 12 से 18 साल तक के लिए खाली छोड़ देते हैं। यहां पर लिखा है परती छोड़ दिया जाता है। परती का मतलब होता है खाली छोड़ दिया जाता है। वो क्षेत्र जहां लंबे समय तक कृषि कार्य ना किया गया हो उसे कहा जाता है परती भूमि। तो 2 साल तक एक जगह खेती करी, उसको खाली छोड़ा, 12 से 18 साल तक के लिए दूसरी जगह गए, वहां खेती करी, फिर उस जमीन को छोड़ा, तीसरी जगह गए, यानी कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी को छोड़कर तीसरी जगह जा रहे हैं खेती के लिए। तो क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। इसको ही इसीलिए घुमंतू खेती, झूम खेती या स्थानांतरित खेती कहा गया है। ठीक है, अब 12 से 18 साल तक के लिए आपने जमीन छोड़ दी तो वहां क्या होगा, फिर से जंगल पनप जाएगा। ऐसे जंगल को काटते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जंगल फिर से बनता जाएगा, फिर से जंगल को काटते जाएंगे, जलाते जाएंगे। और अंग्रेजी सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई थी कि यहाँ के स्थानीय लोग जंगल का उपयोग नहीं कर सकते, जंगल को काट नहीं सकते, वनों को काट नहीं सकते। अब झूम खेती में क्या हो रहा है, झूम खेती में जंगलों को ही काटा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए झूम खेती पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। अब झूम खेती के प्रभाव क्या होते थे, सीधे समझ में आ रहा है, प्रक्रिया समझ में आ गई, यानी कि इसके क्या बोलते प्रभाव, यानी कि इंपैक्ट भी समझ में आ गए। कैसे, तो देखो, पहला है यूरोपीय वनरक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था, बिल्कुल था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। ठीक है, कुछ समय के लिए आप खेती कर रहे हो, हमेशा के लिए तो खेती नहीं कर रहे हो। हर बार आप जंगल को जला रहे हो, काट रहे हो, तो भाई वहां पर पेड़ कब पनप पाएगा, ऐसे तो जंगल नष्ट होता जाएगा। और हम रेलवे के लिए, जहाज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए लकड़ी, मजबूत लकड़ी वाले, इमारती लकड़ी वाले पेड़ कैसे उगाएंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात, साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपेटों में, फैलती आग की लपेटों की चपेट में वो आ जाएंगे।
यानी कि आपने इस जगह का जंगल जलाया, जंगल के इस पार्ट को जलाया, यहाँ पर जो भी पेड़ हैं उनको आपने जला दिया। अब इसके आसपास के इलाके में जो भी पेड़ हैं, हो सकता है कि वो भी आग की चपेट में आ जाए, लपटों की चपेट में आ जाए और वो भी जल जाएं, और इस तरीके से पूरे जंगल में भी आग फैल जाए तो पूरा का पूरा जंगल ही खाक हो जाएगा। ठीक है, फिर घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। सरकार जो कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य के लिए क्या लेती थी, टैक्स लेती थी। ठीक है, लगान लेती थी, उस समय लगान कहा जाता था उसको। ठीक है, वो कैसे लेगी, वो कैसे डिसाइड करेगी कि आपने कितने क्षेत्रफल के जंगल को जलाया है, कितने भाग में कब खेती करी है, वो डिसाइड नहीं कर पाएगी, तो कैसे लगान लेगी। तो एक ये समस्या भी थी। क्लियर। तो सरकार ने क्या किया, अब सरकार को हर तरफ से नुकसान हो रहा है, तो सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया और परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया, यानी कि जंगलों से उन्हें बाहर कर दिया। अब उनको कहीं दूसरी जगह अपना ठिकाना खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को अब भाई जंगल में वो है नहीं, रोजी रोटी के साधन उनके जंगल है नहीं, अब दूसरा पेशा तो कुछ खोजना पड़ेगा, रोजगार का दूसरा साधन तो खोजना पड़ेगा। तो कुछ को, उनमें से कुछ लोगों को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध भी किया। कुछ ने अपना पेशा बदल लिया, दूसरा काम करने लगे। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया, विरोध प्रदर्शन भी किया। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि शिकार की आजादी किसे थी। Who could hunt? शिकार कौन कर सकता था। अब भी अंग्रेजी सरकार तो कानून बना ही रही थी। तो अब देखो, जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। अभी तो वो जंगल की चीजें यूज नहीं कर सकते थे, पशुओं को नहीं चरा सकते थे, खासतौर से आरक्षित वनों में। अब दूसरी समस्या कैसे इनके सामने पैदा होती है, जंगल संबंधी कानूनों से। तो वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। यह पारंपरिक प्रथा गैर कानूनी हो गई, यानी कि शिकार करना वहां के स्थानीय लोगों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि आप शिकार नहीं कर सकते हो, और अगर आप शिकार करते हो, शिकार करते हुए पकड़े जाते हो, तो आपको अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाएगा कि आप गलत तरीके से शिकार कर रहे हो, ये गैर कानूनी है, अवैध है या इनवैलिड है, आप हमारे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, आपको दंडित किया जाएगा। अब देखना, अब शिकार खेल कैसे बनता है। तो शिकार बन गया खेल, इस बारे में अब हम समझते हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों के शिकार को परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया, यानी कि लोगों का शिकार करना जो पहले से एक परंपरागत अधिकार था उसे रोक दिया, तो वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। पहले अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है, वहीं बड़े जानवरों का शिकार करना एक खेल बना दिया। आखेट का भी मतलब क्या होता है, शिकार, या इसको हम हंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हंटिंग। ठीक है, तो हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। जी हाँ, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, वो शिकार को खेल के जैसे समझा करते थे। ठीक है, और अपनी संस्कृति का हिस्सा समझते थे। और ये भी होता था उस समय राजा के प्रसिद्धि शिकार पर निर्भर करती थी कि कौन से राजा ने कितने पशुओं का या जानवरों का शिकार किया है। ठीक है, तो अब औपनिवेशिक शासन की अगर हम बात करें, यानी कि अंग्रेजी सरकार के शासन की हम बात करें, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी थी।
शिकार को एक खेल बना दिया, मनोरंजन का साधन बना दिया, और इस तरीके से इस हद तक उन्होंने शिकार किया, हंटिंग करी, कि काफी सारी प्रजातियां ऐसी थी जो पूरे तरीके से जानवरों की समाप्त हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। और उनका क्यों इतना शिकार कर रहे थे? अब देखना, खुद के मनोरंजन की आड़ में ये क्या कहते थे। इनका मानना था, इस औपनिवेशिक सरकार का, अंग्रेजी सरकार का मानना था कि हम भारत से खतरनाक जानवरों को खत्म करके भारत को, हिंदुस्तान को सभ्य बनाना चाहते हैं। यहाँ के जो बड़े खूंखार जानलेवा जानवर होते हैं उनका शिकार करके, उनको खत्म करके हम क्या करेंगे? हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे, ऐसा कहना था इनका। ठीक, फिर क्या होता है? बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा पैदा होता है। बाघ, भेड़िए और दूसरे जानवरों के शिकार पर यह कहकर लोगों को इनाम दिया गया कि इनसे किसानों का खतरा है। जो व्यक्ति इन जो खुंखार जानवर है, बड़े जानवर है, इनको मारेंगे, हम उनको क्या देंगे? इनाम देंगे। ठीक है। और 1875 से 1925 के बीच की बात हो रही है। ये आंकड़ा अब आप देखना, 1875 से 1925 कितने साल होते हैं? लगभग 50 साल होते हैं। तो 50 साल के बीच इनाम के लालच में, अब इनाम का लालच लोगों को दे रहे हैं, इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, देखो 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए इन्होंने मार गिराए थे। अब आप सोचो, क्या आपको वर्तमान समय का आंकड़ा पता है कि पूरे भारत में बाघों की संख्या प्रेजेंट में 2024 की आज की डेट में पूरे भारत में बाघों की संख्या कितनी है? उस समय 1875 से 1925 के बीच में 80,000 बाघ मार गिराए थे। तो 80,000 से ज्यादा संख्या थी उस समय बाघों की, लेकिन अब वो संख्या कितनी है पता है आपको? प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो वो आंकड़ा 3,000 से थोड़ा सा ऊपर है। समझ में आ रही बात? कहां सिर्फ 80,000 बाघों को ऐसे ही मार दिया उन्होंने, और कहां वर्तमान समय में सिर्फ 3,000 से ऊपर ही बाघ हैं। ठीक है, 1.5 लाख तेंदुए, 2 लाख भेड़िए मार गए। क्या आपको ये जानवर आजकल ऐसे ही आम तौर पर चलते हुए दिखाई देते हैं? नहीं। हम अगर चिड़ियाघर में घूमने भी जाते हैं तो वहां भी बहुत रेयर ही पाए जाती हैं ये सब चीजें। ठीक है, धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। और अकेले जॉर्ज यूल ने, एक अंग्रेज अफसर थे जॉर्ज यूल, इनसे सवाल पूछा जाता है, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। अकेले जॉर्ज यूल ने, सोचो 400 बाघ, बहुत बड़ी संख्या होती है ये। ठीक है, तो प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। जो जंगलों को आरक्षित किया गया था उनमें से कुछ इलाके ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग के लिए, शिकार के लिए ही आरक्षित करे गए थे। अब देखें, जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला और कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेजोन के मुंदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्रित करना आरंभ कर दिया। क्या बात कही गई है? वन विभाग का नियंत्रण फॉरेस्ट पर हो चुका था। ठीक है, उससे लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला और कई समुदाय, कई कम्युनिटी अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगी। किस प्रकार के? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो जो ऊंची जगह पर रहने वाले लोग थे वो मैनियोक उगाने का काम करते थे। मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेजोन के, ये एक कम्युनिटी का नाम है मुंदुरुकु। मुंदुरुकु कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया? व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति करने का काम किया और रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के जो वृक्ष होते हैं उनसे लेटेक्स एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया और कालांतर में व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह से व्यापारियों पर निर्भर हो गए। यानी कि लोगों ने अपना परंपरागत पेशा छोड़ा और जो व्यापारिक फसलें थी उन पर ध्यान दिया। फिर वन उत्पादों का व्यापार कैसे किया गया? तो मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि
घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। यानी कि जो भी वन उत्पाद हैं उनके व्यापार के सबूत हमें अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के द्वारा मिलते हैं, खासतौर से जो घुमंतू समुदाय होता है, बंजारा समुदाय होता है, उनके माध्यम से। अब देखना व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कैसे स्थापित होता है। तो ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की क्या सौंप दी, इजारेदारी सौंप दी। और स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी। और इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व हीरोकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे, क्योंकि पशुओं के चराने पर ही रोक लगा दी। और ये जो इन समुदाय के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब हैं चरवाहे मद्रास प्रेसिडेंसी के, जो पशुओं को चराने का काम किया करते हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के चरवाहे समुदाय या घुमंतू समुदाय, उनके कुछ नाम हैं कोरावा, कराचा और येरुकुला। इनको अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जंगलों में पशुओं को चराने पर रोक लगा दी और इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। अब अंग्रेज सरकार की यही तो रणनीति थी। इन्होंने क्या किया था, यहां आए, यहां के लोगों का जो परंपरागत व्यवसाय था उसको छीन लिया। जैसे कि जंगलों में रहने को ही छीन लिया, पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब पशुओं को चराने पर आप प्रतिबंध लगाओगे, जिन पशुओं को आप पाल रहे हो उनको खाने के लिए आप कहां से दोगे, उनकी आबादी खत्म हो जाएगी। यानी कि आपका आजीविका का साधन खत्म, आपके रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। और यहाँ के जो फैक्ट्री है, खदान है, बागान है, उन पर इनने कब्जा कर लिया है। अब उनमें काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ के लोगों से इनका पुराना व्यापार, पुराने काम, परंपरागत पेशे छीन लिए हैं। तो जनता को कमाने के लिए कुछ तो चाहिए, तब तो वो जिंदा रह पाएगी। तो मजबूरी में इनके अंडर में मजदूर बनके, गुलाम बनके यहाँ के लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अंग्रेजी सरकार ने अपनाई थी और यहाँ के लोगों की चीजें छीनकर उन्हीं में लोगों से मजदूरी का काम करवाया था। इस तरीके से हमें लूट के अंग्रेजी सरकार ने गुलाम बनाया था। अब देखें काम के नए अवसर कौन कौन से होते हैं। लोगों को अब काम करने के लिए क्या दिखा, कैसे वो अंग्रेजी सरकार के अधीन मजदूरी का काम करने लगे, कहां काम करने लगे। तो इन्होंने पेड़ों को काटकर बागान बनाए थे। बागानों में यहीं के लोगों से काम कराते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल असम के चाय बागान। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव, छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों को भर्ती किया गया। ठीक है। अब जो लोग जिनका जो वनों में काम करते थे, जिनकी आजीविका का साधन जंगल होते थे, उनसे वो काम छिन गया है। अब जो है उन्हें काम के नए अवसर दिखाई देंगे और उन्हें मजबूरी में एक मजदूर के तौर पर काम करना पड़ेगा। तो असम के चाय बागानों में कुछ इस तरीके की जगह, यानी कि जैसे कि झारखंड की जो संथाल और उरांव समुदाय के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के गोंड समुदाय के आदिवासी लोग हैं, तो महिला और पुरुष दोनों को इनमें काम करने के लिए भर्ती किया गया। उनकी मजदूरी भी बहुत कम थी, यानी कि जितना उनसे काम लिया जाता था उसके कंपैरिजन में उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब थी। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। यानी कि जहां पर भी ये बागान लगाए जाते थे वहां लोगों को काम करने जाना पड़ता था, लेकिन बागानों में इतने सख्त कायदे, कानून, नियम होते थे, इतने कठोर नियम होते थे कि वो व्यक्ति जो एक बार बागान में काम करने के लिए चले गए, उनसे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था और उन्हें बहुत कम पैसा भी मिलता था काम के बदले। ठीक है, यानी कि उनकी मजदूरी भी बहुत कम थी।
तो हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत करी। बगावत यानी कि विरोध किया। अब अंग्रेजी सरकार जो एक के बाद एक कानून बनाती जा रही थी, भारतीय जनता पर और दुनिया भर में थोपती जा रही थी, तो कई सारी कम्युनिटी ने उन थोपे गए नियमों के खिलाफ बगावत कर दी, यानी कि अंग्रेजी सरकार का विरोध कर दिया। और संथाल परगना में, अब ध्यान से सुनना, संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर वाले एरिया में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। यानी कि जो विद्रोह की आग भड़की थी उनका नेतृत्व किसने किया था? संथाल परगना में सिद्धू और कानू ने किया था। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने किया था। छोटा नागपुर कहां पर है भाई? छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है, जो झारखंड में है। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने जो इसका विरोध किया था, जिनको आज भी लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से याद किया जाता है। अब वन विद्रोह की बात करेंगे। सबसे पहले बस्तर में हम बात करेंगे। बस्तर कहां है? बस्तर है छत्तीसगढ़ में। तो जानेंगे बस्तर के लोगों के बारे में। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ एक क्षेत्र है। और बस्तर का जो केंद्रीय भाग है वो एक प्लेट्यू के रूप में है, पठारी के रूप में है। बस्तर में मरिया, मुरिया, गौड़, धुरवा, बतरा, हल्बा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये मरिया, मुरिया, गौड़ एक्सेट्रा ये सब क्या है? आदिवासी समुदाय हैं, जनजाति समुदाय हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। तो बस्तर के लोग क्या मानते हैं? बस्तर के लोग ये मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है। बस्तर के लोग क्या कहते हैं कि जो दुनिया का हर एक गांव है उसको उसकी जमीन कहां से मिली है? धरती मां से मिली है, यानी कि प्रकृति से मिली है। ठीक है। और बदले में वे प्रत्येक खेती हर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। जी हाँ, धरती की पूजा करते हैं। आदिवासी समुदाय आज भी करते हैं और हम सभी को करना चाहिए, एक कायदे से कहा जाए, क्योंकि आपको सारी चीजें कहां से प्राप्त हो रही हैं? धरती से। आपको रहने को जगह कहां मिली? धरती पर। आपको खाना कहां से मिल रहा है? धरती से। पानी कहां से मिल रहा है? धरती से। हर एक चीज आपको कहां से मिल रही है? धरती से। यानी कि जब पूरा का पूरा जीवन आपकी पूरी लाइफ कहां टिकी हुई है? धरती पर टिकी हुई है। तो आप कैसे उस धरती को नुकसान पहुंचा सकते हो? उस धरती की तो आपको पूजा करनी चाहिए। फिर धरती के अलावा वे समुदाय नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। और हर गांव को अपनी सीमा पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। हर एक बॉर्डर की एक लिमिटेड एरिया होता है, हर एक गांव की एक लिमिटेड बॉर्डर होती है। ठीक है, कि यहां से यहां तक ये गांव है, सबको पता है कि हमारा गांव इतने एरिया में आता है। ठीक है, तो उस गांव के अंदर जितनी भी प्राकृतिक संपदा पाई जाती है उसकी देखभाल कौन करता है? उसकी देखभाल करता है उस गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति। ठीक है, यदि, अब सुनना ध्यान से, यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं। अब अलग अलग गांव है, अलग अलग गांव की अपनी अपनी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन अगर एक गांव के किसी व्यक्ति ने, एक गांव के लोगों ने दूसरे गांव से कुछ लकड़ी मांग ली तो फ्री में नहीं मिलेगी, उन्हें कुछ शुल्क अदा करना पड़ेगा। उस शुल्क को क्या कहा जाता है? वहां की स्थानीय भाषा में उसे कहा जाता है देवसारी, दाड़ या मान कहा जाता है। तो कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं ताकि हमारे गांव की जो प्राकृतिक संपदा है वो बनी रहे, उसकी सुरक्षा रहे, कोई उसकी चोरी ना कर पाए। ठीक है, और जो चौकीदार नियुक्त करते हैं उन्हें वेतन के रूप में कुछ दिया तो जाएगा। भाई जो आपके यहाँ की सिक्योरिटी कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में है, तो उसको कुछ तो दिया जाएगा। तो उसको कैश में पैसा नहीं दिया जाता। ठीक है, उन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था थी वहां पर। अब देखो, अब औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, जी हाँ,
और घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ठीक है, हर जगह अंग्रेजी सरकार एक सी व्यवस्था चाहती थी। तो 1905 में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने की बात कही, घुमंतू खेती को प्रतिबंध लगाने की बात कही, शिकार पर पाबंदी, वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी कि आप वनों से कुछ नहीं ले सकते। तो बस्तर के लोग परेशान हो गए और लोगों में डर पैदा हो गया। ठीक है, तो कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे, अब ध्यान से सुनना, यानी कि अभी तक क्या हो रहा था, आरक्षित वन जो होते थे वहां आसपास कोई भी फटक भी नहीं सकता था। अब कुछ गांवों को आरक्षित वनों के अंदर रहने दिया। फ्री में तो रहने नहीं देते, कुछ ना कुछ कंडीशन तो रखते। तो उन्होंने भैया शर्त रखी, इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। क्या कहा इन्होंने? कुछ गांवों को आरक्षित वनों की शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम फ्री में करेंगे, इसलिए आप इन वनों के अंदर रह सकते हैं और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। तो जिन गांवों को आरक्षित वनों के अंदर रहने दिया कुछ कंडीशंस के दम पर, उन्हीं गांवों को बाद में क्या कहा जाने लगा? उन्हीं गांवों को बाद में वन ग्राम कहा जाने लगा। गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। एक तो जमीन का लगान बढ़ा दिया था, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया था जो गांव वालों को भरना पड़ता था। औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार, यानी कि मुफ्त में इन्हें अंग्रेजी सरकार का काम करना पड़ रहा था। यहाँ पर बेगार की ही बात तो कही गई है। बेकार यानी कि जब आपको किसी का कोई काम मुफ्त में करना पड़े। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या कहा था कि आपके कुछ गांवों को आरक्षित क्षेत्रों के अंदर हम रहने देते हैं, बशर्ते आपको हमारे लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, पेड़ों की कटाई और लकड़ी की ढुलाई का। ठीक है, और इससे क्या हुआ? इन सब चीजों से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब गांव वाले परेशान हो चुके हैं, भयानक अकाल का दौर भी आया। अकाल क्या होता है? जब खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है। मान लो कि किसी वर्ष बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अनाज नहीं उगेगा, अनाज की कमी यानी कि अकाल आ गया। ठीक है, तो पहले 1899 से 1900 में और 1907 से 1908 में अकाल का दौर आया। ठीक है, और फिर वनों को आरक्षित भी कर दिया कि भाई आप इनमें जाके काम नहीं कर सकते, यहां से चीजें नहीं ले सकते, यहां पर पशुओं को नहीं चरा सकते, यानी कि उनके रोजगार का साधन छिन गया। तो एक तो अकाल का दौर भी आया और वन आरक्षण भी तभी लागू कर दिया गया। तो इस वन आरक्षण में और ज्यादा चिंगारी का काम किया और कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था, यानी कि सबसे ज्यादा परेशान यहीं के लोग थे। तो कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था। अब ये कांगेर समुदाय, कांगेर वनों के धुरवा समुदाय की बात हो रही है। अब भाई विरोध तो ये करेंगे, तो कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, एक नेथानार गांव था वहीं पर, तो नेथानार गांव के गुंडाधूर नाम के व्यक्ति को इस आंदोलन का एक अहम व्यक्ति मानते थे, एक अहम शख्सियत मानते थे। ठीक है, फिर 1910 में, अब आप ध्यान से सुनना कि कैसे जो है विद्रोह की चिंगारी अब लोग फैला रहे थे, कैसे वन विद्रोह की जो चिंगारी फैली थी, यानी कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो विरोध हो रहा था उसका प्रचार कैसे लोग करते हैं। तो 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे, यानी कि ये चीजें उस समय विद्रोह का प्रतीक मानी जाती थी। और हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद करी। लोगों ने फिर क्या किया? विद्रोह कैसे किया? लोगों ने बाजारों को लूटना चालू कर दिया, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा और जलाया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया, यानी कि अनाज को हर जगह बांटा गया।
और इस घटनाओं के यानी कि जो उस समय की विद्रोही घटनाएं चल रही थी, उस समय के एक चश्मदीद गवाह थे। चश्मदीद गवाह यानी कि जिन्होंने वो सारी घटना आंखों से देखी हो। ठीक है, तो इस घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है। क्या लिखा है कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर की ओर चला रहा था, क्योंकि विद्रोह के लिए हर एक व्यक्ति अब आगे बढ़ रहा था। फिर विद्रोह के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई। अब विद्रोह तो हर जगह से हो रहा है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून ही बनाए कि लोगों का जीवन ही खराब हो चुका है। लोगों के पास जीने के रास्ते नहीं बचे हैं, रोजगार के साधन नहीं बचे हैं, तो लोग विरोध कर रहे हैं। अब लोग विरोध कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार का, तो ब्रिटिश सरकार क्या चुप रहेगी? नहीं रहेगी। तो विद्रोह के खिलाफ यानी कि जो वहां की लोकल कम्युनिटीज ने विद्रोह किया था, उसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार की क्या कार्रवाई रहती है उसको समझते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। बगावत का मतलब होता है विरोध। ये जो विद्रोह लोग कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उस विरोध प्रदर्शन को कुचल देने के लिए अंग्रेजी सरकार ने अपने सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर पर उन पर क्या चला दी? गोलियां चला दी। ठीक है, अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। जब इनकी सेना पहुंची, अंग्रेजों की सेना आदिवासियों के पास, तो आदिवासी नेताओं ने सोचा कि भाई बातचीत के माध्यम से मामला निपटाते हैं, लेकिन ये बातचीत से मानने वाले नहीं थे। अंग्रेजी फौज ने क्या किया? उनके तंबुओं को घेर लिया और उन पर गोलियां चला दी, और अंग्रेजों को आदिवासियों पर कंट्रोल पाने में 3 महीने का समय लग गया। फिर भी जो नाथेनार गांव का गुंडा धूर नाम का जो व्यक्ति था, उसको नहीं पकड़ पाई थी अंग्रेजी सरकार। ठीक है, और विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। जो विरोध प्रदर्शन यहाँ के लोग कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी ये जीत हुई थी कि जो क्या नाम से अंग्रेजी सरकार आरक्षण का मुद्दा उठाई थी और वनों को आरक्षित कर रही थी, उसका काम कुछ समय के लिए रुक गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया। ठीक है, यानी कि जैसा इनने प्लान बनाया था कि हमें 1910 तक इतना क्षेत्र जो है आरक्षित क्षेत्र के अंदर लाना है, उसको इन्होंने आधा कर दिया। ये थोड़ी सी जीत जो है यहाँ के लोगों की हो गई थी। तो बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में, कब? 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। अब 1970 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के सामने क्या प्रपोजल रखा कि कागज उद्योग को हमें बढ़ावा देना है, उसके लिए लुगदी चाहिए, उसके लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह अब उन साल वनों को काट दो, अब देवदार के पेड़ उगाओ। ठीक है, तो देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। यानी कि यहाँ के जो पर्यावरणविद थे, एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने इस योजना को नहीं माना, उन्होंने विरोध किया और इस परियोजना को जो है रोक दिया गया। फिर कहानी कहाँ पहुंचती है? अब हम बात करेंगे जावा के जंगलों में हुए बदलावों की। तो आखिर जावा के जंगलों में किस तरीके के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं? तो जावा कहाँ है भाई? इंडोनेशिया है। तो जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है और उस समय इंडोनेशिया एक डच प्रदेश था, यानी कि डचों का शासन था वहां पर। तो भारत व इंडोनेशिया के जो वन कानून थे उसमें काफी सारी समानताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने सबसे पहले वन प्रबंधन की शुरुआत करी थी और अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत से करी थी, डचों को लकड़ी कहां से चाहिए थी? जावा से चाहिए थी। ठीक है, तो सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी कितनी थी? 34 लाख थी। यह भी बात यहां पर बता दी गई है। अब
जावा के लकड़हारों के बारे में बात करते हैं। लकड़हारे यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी बीनने का काम करते हैं। तो जावा में एक कम्युनिटी है कलांग। कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। और 1755 में जब जावा की एक रियासत का नाम है माताराम रियासत, ठीक है, माताराम वहां की एक रियासत है, तो 1755 में माताराम रियासत को बांटा गया। तो जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवार, जो एक कुशल लकड़हारे थे, घुमंतू किसान थे, उन 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया। यानी कि माताराम रियासत 2 पार्ट में बढ़ चुकी है। टोटल 6000 कलांग परिवार हैं तो वो भी बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर लिया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उन्होंने ये सोचा कि जो कलांग कम्युनिटी है वो हमारे लिए काम करे। क्यों? क्योंकि कलांग समुदाय जो है कुशल लकड़हारे हैं, घुमंतू किसान हैं। तो 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया कि भाई साहब, हम नहीं देंगे आपका साथ, हम नहीं करेंगे आपका काम। लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया। यानी कि कलांग समुदाय ने डच औपनिवेशिक सरकार के विरोध में जो विद्रोह किया था उसको बाद में डचों ने दबा भी दिया था। फिर अब हम बात करेंगे डच वैज्ञानिक वानिकी के बारे में। क्या है ये डच वैज्ञानिक वानिकी? तो 19वीं सदी में डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी कि ग्रामीण लोग जो है जंगल नहीं पहुंच सकते, जंगल तक नहीं पहुंच सकते। आप जंगल से वन उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते, लकड़ी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी। यहाँ की जो यानी कि जो वहां के लोग थे उनके लिए नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जगहों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी, ठीक है। और वो भी डच सरकार की कड़ी निगरानी में। तो ग्रामीणों को मवेशी चराने यानी कि पशु चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने यानी कि बिना लाइसेंस के कोई लकड़ी नहीं ले सकता था। जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। यानी कि जंगल से जो सड़क गुजरती थी उस सड़क से आप किसी घोड़ा गाड़ी या किसी जानवर पर चढ़कर नहीं गुजर सकते। अगर आप गुजरेंगे तो क्या किया जाएगा? आपको दंडित किया जाएगा। ऐसे कानून डच वैज्ञानिक वानिकी के तहत जावा में लगाए गए थे। ऑलराइट, चलिए, ठीक है। फिर 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया रेलवे की पटरी के लिए। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। यानी कि अंग्रेजी सरकार जिस तरीके का काम भारत में कर रही थी, जैसा व्यवहार भारत के खासतौर से ग्रामीण समुदाय के साथ कर रही थी, ठीक उसी तरीके से डच औपनिवेशिक सरकार जावा के लोगों के साथ कर रही थी। इसीलिए हमें भारत के वन कानून और जावा के वन कानून में काफी सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ये जो व्यवस्था डच औपनिवेशिक सरकार ने चालू करी थी, इसको कहा जाता था ब्लेंडोंग डी एनस्टेन व्यवस्था के नाम से जाना गया था। अब क्या होता है? 1890 की हम बात करें तो सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रान दुबलातुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल करना आरंभ कर दिया। और उनका तर्क था, चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, किसी राज्य ने नहीं बनाई, किसी सरकार ने नहीं बनाई, किसी दूसरी कंट्री ने नहीं बनाई, किसी औपनिवेशिक सरकार ने नहीं बनाई है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो सामिन की चुनौती के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सामिन कौन था? जावा की ही बात हो रही है। तो वहां पर एक रान दुबलातुंग नाम का गांव था, वहां का एक निवासी था, व्यक्ति था सुरेंतको सामिन। ठीक है, उसने क्या किया? तो सुरेंतको सामिन ने जंगलों पर राज की मालिकाने पर सवाल खड़ा करना आरंभ कर दिया कि कैसे जंगलों पर किसी सरकार का अधिकार हो सकता है। ये सब चीजें सरकार ने नहीं बनाई है, ये सब चीजें प्रकृति की देन है।
ठीक है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे धरती हो, चाहे पहाड़ हो, ये किसी भी राज्य की बनाई नहीं है, ये प्रकृति ने ये सारी चीजें बनाई हैं, इसलिए किसी राज्य का, किसी सरकार का इस पर अधिकार नहीं हो सकता। तो जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन वहां पर खड़ा हो गया, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, और आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी शामिल था। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ये देखो भाई, आपको जावा का क्षेत्र पूरा दिखाया जाएगा, इंडोनेशिया का पूरा क्षेत्र इस मैप के माध्यम से दिखाया जाएगा। ठीक है, ये सुमात्रा भी वहीं का एक द्वीप है। ठीक है, ये है जावा, ये है बोर्नियो। ठीक है, तो देखें, इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमंतान व पश्चिम इरियान में स्थित हैं, और जावा ही वह जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत करी थी, और यह द्वीप अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, और ये जो कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था, तो डच औपनिवेशिक सरकार ने यहां पर सागौन के वृक्ष जो है कटवा दिए थे। अब देखें, सामिन की हम बात कर रहे थे, सामिन जो है इस विद्रोह का नेता बन चुका था। तो 1907 तक उस जगह के लगभग 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे, सामिन को फॉलो करने लगे थे, उसको सपोर्ट करने लगे थे। तो डच लोग जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो लोगों ने क्या किया, सामिनवादियों ने, सामिनवादी किसे कहा गया, वो लोग जो सामिन को मानने वाले थे, उसके फॉलोवर्स थे। तो डच लोग जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना या बेगार करने से इनकार कर दिया। इस तरीके से वहां के लोगों ने सामिन को फॉलो करके डच औपनिवेशिक सरकार का बहिष्कार किया। फिर बात आती है युद्ध और वन विनाश की। तो यहां पर हम बात करेंगे पहले और दूसरे विश्व युद्ध की, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, तो जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसका असर भारतीय जंगलों पर बहुत ज्यादा पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे, बहुत ज्यादा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर और भागों की नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे जापानियों के हाथ ना लगने पाए। तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जंगलों का उपयोग सबसे ज्यादा किया गया, हथियारों को बनाने के लिए, अन्य उपयोग के लिए। तो भारत में उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो वनों को लेकर परियोजनाएं चल रही थी, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनको रोक दिया, और वन विभाग ने क्या किया, अंग्रेजों की जंगी जरूरत यानी कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पेड़ काटे। और जावा पर जापानियों का कब्जा होता उसके पहले ही डचों ने क्या किया, भस्म करो और भागो की नीति अपनाई, जिसके तहत वहां की जो आरा मशीनें थी, यानी कि लकड़ी को चीरने की जो मशीनें थी, और सागौन के बड़े बड़े लट्ठों के ढेर थे, यानी कि सागौन वृक्ष की लकड़ी के जो ढेर थे, उनको जला दिया कि वो आगे जाके जापानियों के हाथ ना लग पाए। और इसके बाद जापानियों ने क्या किया, वनवासियों को जंगल काटने के लिए मजबूर करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। और बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाया कि भाई पूरी दुनिया किसमें व्यस्त है, खास तौर से यूरोपीय सरकार किसमें व्यस्त है, युद्ध में। तो अब हम इस मौके का फायदा उठाते हैं, और उस मौके का फायदा उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र अपने में मिलाना चाहा। और जंग के बाद यानी कि युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना बहुत ज्यादा कठिन था कि वो वहां के लोगों से जमीन वापस ले पाए। फिर वानिकी में कुछ नए बदलाव लाए गए। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगले से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। तो कब की बात हो रही है, 80 के दशक की बात हो रही है कि एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों
को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते एक जो वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की नीति हमने अपनाई है और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखा है, इससे बार बार क्या हो रहा है, टकराव उत्पन्न हो रहा है, बार बार लड़ाई हो रही है, विरोध हो रहा है। तो परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। अगर हमें जंगलों का संरक्षण करना है, इमारती लकड़ी का संरक्षण करना है, तो क्यों ना हम उसी फॉरेस्ट कम्युनिटी की मदद लें जो वन समुदाय है, वन प्रदेशों में रहते हैं, उनकी ही मदद ली जाए। ठीक है, तो मिजोरम से लेकर केरल तक की अगर हम बात करें तो मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा, कुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा करी। वनों को पवित्र समझा और अपने अपने स्तर पर जो है इन्होंने रक्षा करी। तो भाई सरकार ने भी सोचा कि हमें अपनी प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाना होगा, हमें अपने कानूनों में बदलाव लाना होगा ताकि ये बार बार का टकराव रुक सके और जंगलों की हिफाजत सही तरीके से हो सके। तो इसी तरीके से आज का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आपके रिवीजन के साथ। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वन्य समाज और उपनिवेशवाद आपकी क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर के डिस्क्रिप्शन से लेके चैप्टर तक का रिवीजन का पूरा काम मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और बाकी के सारे वीडियोस देख लीजिए। अब जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आप उसे तुरंत ज्वाइन कर पाएं, तुरंत हमसे जुड़ पाएं। चलिए, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।